हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको 600 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। जिसमें आज का जो हमारा टेस्ट पेपर है वह टेस्ट पेपर सेकंड है, जिसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे एक क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार रहेंगे, जिसमें आपका टारगेट 60 में 60 होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि अभिग्र शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अभिग्र का आपको विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है भिज्ञ, ऑप्शन बी दिया गया है साभिज्ञ, ऑप्शन सी अनभिज्ञ और ऑप्शन डी आता है सुभिज्ञ। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन सी आएगा कि अभिज्ञ शब्द का जो विलोम होता है वह अनभिज्ञ होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें आपका बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो इसमें आपका जो अशुद्ध है वह ऑप्शन डी है कि आमिष और सामिष एक अशुद्ध रूप है, क्योंकि इसका जो सही रूप होगा वह आमिष का निरामिष होगा। अब क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट कि अपव्यय शब्द का विलोम क्या है। अपव्यय का आपको विलोम बताना है। तो अपव्यय का जो विलोम होगा वह मितव्यय होगा। तो क्या आएगा अपव्यय का विलोम? मितव्यय होता है। और व्यय का जो विलोम होता है वह अर्जन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि आर्द्र का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए नम, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी गीला और ऑप्शन डी आता है लचीला। तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत आपका उत्तर क्या होगा। तो आर्द्र का जो विलोम होगा वह शुष्क होगा। कोई चीज़ गीली है तो उसका जो प्रोनाउंस मतलब अपोजिट होगा तो वह सूखा होगा। तो आर्द्र का शुष्क होगा। अब आता है आमिष का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए सानिस, ऑप्शन बी निरामिष, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा, निरामिष होगा। जैसा कि अभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि आमिष का सामिष दिया था, तो आमिष का निरामिष हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। तो आमिष का विलोम शब्द निरामिष होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अंतरंग का सही विलोम क्या है। अंतरंग का ऑप्शन ए आता है बहुरंग, ऑप्शन बी आता है बहिरंग, ऑप्शन सी आता है सबरंग और ऑप्शन डी आता है कुरंग। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। अब क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का कि दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थ शब्द पता क्या होगा। ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी तनुज, ऑप्शन सी ए सभी और ऑप्शन डी आता है मनुज। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि अग्रिम का अनुज का विलोम शब्द क्या होगा। इसका अग्रिम का जो अनुज का जो विलोम शब्द होता है वह अग्रज होता है। अनुज का आशय होता है छोटा भाई, जबकि अग्रज का जो आशय होता है वह बड़ा भाई होता है। मतलब अनुज का मतलब छोटा और अग्रज का क्या होगा, अग्रज का आएगा आपका बड़ा। तो बड़ा भाई छोटा भाई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए हुए काले अक्षर शब्द का विपरीतार्थ शब्द बताइए। तो इसमें दिया गया है कि अनुकूल, अनुकूल का आपका विपरीत शब्द क्या होगा। तो अनुकूल का जो विपरीत शब्द होगा वह प्रतिकूल होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अधम का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। मतलब कि आपको अधम का ही विलोम बताना है। तो अधम का जो विलोम होगा वह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अधम का जो विलोम होगा वह उत्तम आएगा। अधम जैसे नेक, बुरा, नारकीय के जो विलोम होते हैं, जैसे नेक, बुरा और नारकी के जो विलोम शब्द दिए गए हैं वह होते हैं, जैसे नेक का होता है बद और बुरा का अच्छा होता है और नरकीय का स्वर्गीय होता है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 विलोम शब्द और रेडी हो गए। अब क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सी उचित जोड़ी नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपकी जो उचित जोड़ी नहीं है वह ऑप्शन ए है, क्योंकि अपाच्य को कुचाक्य दिया गया है, जबकि इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वह सुपाच्य होगा, ना कि इसका कुचाक्य होगा। तो इसका जो सही वाक्य होगा वह सुपाच्य होगा या पाच्य का सुपाच्य। अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है। आपको चंद्रहास का पर्यायवाची बताना है। तो चंद्रहास का जो इसमें पर्यायवाची दिया गया है वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची देखा जाए तो तलवार, असी, कृपाण, खड़ग इसके प्रमुख पर्यायवाची होते हैं। चलिए तो इसके अंतर्गत जो चांदनी आती है, चांदनी के भी पर्यायवाची साथ ही साथ देख लेते हैं। चांदनी का होता है ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई, अंजोरिया, चंद्रिका आता है। फिर आपका जो इसमें पक्षी दिया गया है, पक्षी का पर्यायवाची भी देख लेते हैं। तो पक्षी का जो होता है बिहंग, बिहग, पखेरु, संकुत और पतंग आता है।
फिर आता है मनमय। मनमय का जो पर्यायवाची होता है कामदेव का एक मन मथ जो है वह कामदेव का पर्यायवाची होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची को देखा जाए तो उसमें अनंग, कंदर्प, मदन, अदेह, मार इसके प्रमुख पर्यायवाची होते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 और पर्यायवाची रेडी हो गए। अब आता है आपका क्वेश्चन कि जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो जंगल शब्द का जो पर्यायवाची है वह इसमें ऑप्शन में आपका सी होगा कि जंगल का जो पर्यायवाची है इसमें कांतार है। और जंगल के अन्य पर्यायवाची को देखा जाए तो उसमें आता है कानन, विपिन, अटवी, वन इसके पर्यायवाची होते हैं। अब आता है आपका जैसे प्रमोद, इसमें जो शब्द दिया गया है प्रमोद शब्द का जो पर्यायवाची होता है उसके अंतर्गत आता है जैसे मोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, आह्लाद इसके प्रमुख पर्यायवाची होते हैं, प्रमोद के प्रमुख पर्यायवाची हैं। और अभी हमने जंगल के पर्यायवाची देखे जिसमें जंगल के कौन कौन से हैं, विपिन, अर, कानन, अटवी, वन और कांतार तो इसमें दिया ही गया है। अब क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट पूछा गया है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो तरंग का आपको बताना है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसमें आपका उर्मी जो होगा वह तरंग शब्द का पर्यायवाची होगा। और इसके तरंग के और अन्य पर्यायवाची आते हैं जैसे हिलोर, बीची, लहर ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। चलिए तो साथ ही साथ इनके भी पर्यायवाची जान लेते हैं जैसे पुष्कर। पुष्कर का कौन कौन सा पर्यायवाची हुआ। पुष्कर का आता है सर, सरोवर, तड़ाग, तालाब, पोखर, पद्माकर आता है। फिर आता है आपका कूल। तो कूल का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो कूल का जैसे किनारा, तट, साहिल, कगार, तीर आदि कूल के पर्यायवाची होते हैं। फिर आता है जो जलाधि। जलाधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र के पर्यायवाची जैसे जलधाम, सागर, पयोधी, पारावर इसके अन्य पर्यायवाची हैं। तो एक साथ आपके 3 और क्वेश्चन रेडी हो गए। तो तरंग का शब्द का पर्यायवाची जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वह उर्मी होगा। और उर्मी के साथ साथ और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे हिलोर, बीची और लहर। अब क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें 3 तो पर्यायवाची दिए गए हैं लेकिन एक जो है वह तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि तरक्की का अपकर्ष नहीं होता है। क्योंकि अपकर्ष जो वो होता है वह अवनति का पर्यायवाची होता है। और अवनति के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें आता है उसके अंतर्गत आते हैं जैसे अधोगति, क्षय, ह्रास, गिरावट, पतन, झुकाव आता है। और जो शेष विकल्प दिए हैं इसमें वह सभी जो है वह तरक्की के पर्यायवाची हैं। तो ये सब जो है विकास, जैसे विकास दिया गया है, वृद्धि और उन्नति ये सभी तरक्की के हैं। और अपकर्ष के जो पर्यायवाची हैं अपकर्ष के होते हैं अवनति। अवनति को और अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे गिरावट, ह्रास, पतन, अधोगति। तो ये तरक्की और अवनति दोनों के पर्यायवाची आपको बता दिए हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध के पर्याय नहीं है। तो दूध के पर्याय आपको बताना है कौन सा नहीं है इसके अंतर्गत। तो दूध के पर्याय जो है वह नवनीत आपका दूध का पर्याय नहीं है। लेकिन दूध के पर्याय कौन कौन से हैं। दूध के होते हैं जैसे स्तन, स्तन्य, खीर, पेय ये सभी दूध के पर्याय हैं। और ये जो नवनीत है, नवनीत का जो पर्यायवाची है वह आपको बता दें कि वह नवनीत का पर्यायवाची मक्खन होता है। और इसके अन्य जो पर्यायवाची होते हैं उनमें आता है लौनी, दधिसार, माखन। तो जो आपका नवनीत है वह मक्खन का पर्यायवाची है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक शब्द देवता का पर्याय है। तो आपको देवता का पर्याय बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये आता है जिसके अंतर्गत कि अलंकेश, ऑप्शन बी विबुध, ऑप्शन सी अनेक और ऑप्शन डी ज्योतिषक। तो इसमें आपका बताना है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा क्योंकि इसका जो देवता का पर्याय है वह विबुध होता है। और देवता के अन्य पर्याय होते हैं जैसे अमर, देव, निर्जर, त्रिदश, आदित्य, गीर्वाण, सुर आदि इसके होते हैं। फिर आता है अंकलेश। जो है अंकलेश होता है वह कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। और अभी अन्य पर्यायवाची आते हैं जैसे किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप और धनप इसके कुबेर के पर्यायवाची आते हैं। अब आता है दृष्टि के पर्याय हैं। तो आपको दृष्टि के पर्याय बताना है। तो दृष्टि के पर्याय इसमें नगजर और निगाह हैं। तो ऑप्शन ई सही होगा। और जैसे अच्छी, चक्षु, दिगोधे, लोचन, नैन, अम्बक ये सभी दृष्टि के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन कि धूसर का किसका पर्याय है। तो आपको बताना है कि धूसर किसका पर्याय है। तो आपका धूसर जो है वह गंधर्व का पर्याय है। गंधर्व का पर्याय है तो गंधर्व के और भी पर्याय होंगे धूसर के जैसे खर, गधा, गधा, रासव ये सभी धूसर के पर्यायवाची हैं। अश्व के पर्यायवाची भी चलिए जान लेते हैं। तो अश्व के पर्यायवाची में आपका आता है इसके अंतर्गत घोड़ा, तुरंग, तरंग, घोटक, वजी आता है। मेघ के पर्यायवाची में आता है आपका कौन कौन सा जैसे बादल हुआ, जलद हुआ, घन हुआ,
जलधर, बारिद, ये सभी मेघ के पर्यायवाची आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। तो नाहर के लिए आपको समुचित पर्यायवाची बताना है। तो नाहर के लिए जो आपका पर्यायवाची है वह शेर है। जैसे नाहर का शेर है तो और भी अन्य होंगे। तो इसमें आता है सिंह, केसरी, वनराज, शार्दुल, पंचानन, मृगराज, केहरी, केसी, ये सभी शेर के पर्यायवाची आते हैं। अब आता है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें 3 तो आपके समानार्थी हैं लेकिन एक नहीं है। तो एक में आपका जो निर्झरणी है वह नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची नदी का समानार्थी नहीं है। निर्झरणी नदी का समानार्थी नहीं है और जो बारी है वह नदी का समानार्थी है। इसमें आपके निर्झरणी, सरिता, तटनी, ये सभी नदी के समानार्थी हैं। और इसमें पूछा गया है समानार्थी नहीं है, तो इसमें नहीं है आपका वारी आएगा। बारी सिर्फ समानार्थी नहीं है और ये तीनों आपके समानार्थी हैं नदी के। अब आता है सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो सही वर्तनी वाला जो आपका शब्द है वह शुश्रूषा आपका सही वर्तनी का शब्द है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उत्सृंखलता आदि रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो आपको इसका शब्द रेखांकित करना है। तो इसमें कौन सा आपका वर्तनी शुद्ध होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि उच्च श्रृंखलता तो इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किए जाता है। तो ये इसका सही शब्द होगा। अब क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए आता है कि निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। ऑप्शन बी आता है कि न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया। ऑप्शन सी आता है न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया। और ऑप्शन डी आता है न्यायालय ने उसको अपराधी बनाया। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं होगा, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी आएगा कि न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें ये वाक्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ऑप्शन बी दिया गया है कि उसका घर मेरे को मालूम नहीं। ऑप्शन सी आता है कि मैंने यह कब बोला। ऑप्शन डी आ रहा है मेरे से मत उलझो, घर जाओ। तो इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। इसमें अभी ये वाक्य शुद्ध हैं और ये सभी जो हैं वह अशुद्ध वाक्य हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो वाक्य में त्रुटियां सुधारें। तो इसमें आपको इस वाक्य की त्रुटियां सुधारना है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सी त्रुटियां होंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपकी यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। तो इसके अंतर्गत इसमें ये त्रुटियां आपकी सही होगी। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है कि रामा घर को जाती है। ऑप्शन बी आता है कि राधा बाजार जाती है। ऑप्शन सी आता है राधिका पुस्तक पढ़ रही है। और ऑप्शन डी आता है राम घर जाता है। तो इसमें आपका जो सही प्रोनाउंसिएशन मतलब कि त्रुटि वाला वाक्य होगा वह रामा घर को जाती है, यह आपका गलत होगा। अब आता है क्वेश्चन के नीचे दिए गए प्रश्नों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ऑप्शन ए आता है इसमें कि मजदूरों की अनेक नाम है। ऑप्शन बी आता है मजदूरों के अनेकों नाम है। ऑप्शन सी आता है कि मजदूरों को अनेकों काम है। ऑप्शन डी आता है मजदूरों के अनेक काम है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा उत्तर सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा कि मजदूरों के अनेक काम है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचानना है आपको। ऑप्शन ए है कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। ऑप्शन बी आता है कि लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। ऑप्शन सी आता है रविवार को हम चर्च को जाते हैं। और ऑप्शन डी आता है दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। तो इसके अंतर्गत आपका ये शुद्ध वाक्य है। जैसे इसमें यह लड़की ने कोई काम से नहीं ठीक किया, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा उसका होगा कि इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। और इसमें दूसरा जो दिया गया है कि रविवार को हम चर्च को जाते हैं या शुद्ध है, तो इसका शुद्ध होगा कि रविवार को हम चर्च जाते हैं। फिर आता है इसका जो नेक्स्ट कि दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, यह शुद्ध वाक्य है। और शुद्ध इसका होगा कि दुर्जन को सुधारना कठिन है। अब क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर का कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपका चुनना है। ए कि मैं आपको प्रणाम किया हूँ। ऑप्शन बी मैंने
आपसे प्रणाम किया है, ऑप्शन सी मैंने आपको प्रणाम किया है, ऑप्शन डी आता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध होगा, कौन सा अशुद्ध होगा। तो इसके अंतर्गत आपका सही वाक्य होगा ऑप्शन सी कि मैंने आपको प्रणाम किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन आता है 30 नंबर का कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। ये ऑप्शन ही आता है राधा घर नहीं है, ऑप्शन बी राम पाठशाला बैठा है, ऑप्शन सी आप अवश्य सुने होंगे, ऑप्शन डी मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो इसके अंतर्गत आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन डी आएगा कि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अब इसका भी शुद्ध वाक्य देख लेते हैं कि राधा घर नहीं है। तो इसमें राधा घर नहीं है कि जो शुद्ध वाक्य होगा वह राधा घर में नहीं है। और राम पाठशाला बैठा है, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा कि राम पाठशाला में बैठा है। फिर आपका जो सी है उसका आप अवश्य सुने होंगे, तो इसका जो आपका शुद्ध वाक्य होगा कि आपने अवश्य सुना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। तो अनिश्चित जीविका के लिए आपका कौन सा शब्द सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा कि आकाश वृत्ति जो है वह अनिश्चित जीविका के लिए सही है। अब क्वेश्चन आता है कि कनिष्ठता और मध्यमा के बीच अंगुली को क्या कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह आएगा आपका अनामिका होगा, क्योंकि इसके लिए अनामिका कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत आपको बताना है। इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जिसकी कोई कीमत नहीं होती है उसे अमूल्य कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। बहुमूल्य होता है और जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि जिसकी कोई पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, जिसकी कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि निष्फल ना होना कहलाता है। निष्फल ना होना क्या कहलाता है। निष्फल होना ना होना एक अमोघ कहलाता है। तो ऑप्शन डी होगा। जिसे जीता ना जा सके इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अजेय होता है। फिर आता है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। तो महल का जो भीतरी भाग होता है उसे किस शब्द से जाना जाता है। उसे अंतःपुर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि घर का जो मुख्य भाग होता है वह गर्भगृह कहलाता है और महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करते हैं उन्हें रनिवास कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जिसके पास कुछ ना हो उसमें उपयुक्त शब्द कौन सा है। जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द आपका अकिंचन आता है। फिर आता है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन आता है कि जो आशा से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। जो आशा से परे हो उस वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द आशातीत होता है। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन आता है कि मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो मच्छिका किसका तत्सम शब्द है इसको आपको बताना है। तो मच्छिका आपका मक्खी का तत्सम शब्द है। अब आते हैं जैसे मछली आपका तद्भव शब्द है और मछली का जो तत्सम होगा वह मत्स्य होगा। मच्छर आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वह मशक होगा। मिट्टी आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वह मृत्तिका होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बताना है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो इसके अंतर्गत आपका जो तिलक है वह तत्सम शब्द होता है, क्योंकि तिलक का जो तद्भव टीका होता है। तिलक का तद्भव टीका होता है। तिलक जो है एक तत्सम है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो काटना का क्या तत्सम होता है। काटना का तत्सम जो होता है वह कर्तन होता है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें आपका जो तत्सम है वह अग्र होगा, क्योंकि अग्र शब्द जो है वह तत्सम है जिसका तद्भव शब्द होता है आगे। तो अग्र का जो तत्सम तद्भव क्या होगा आगे, और ये अग्र जो है वह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है तीखा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी निकृष्ट और ऑप्शन डी आता है गहरा। तो इसके अंतर्गत आपका जो इसका तत्सम शब्द जो है वह निकृष्ट है। निकृष्ट इसका तत्सम शब्द है और इसका जो अन्य शब्द है जैसे तीखा, अटारी, गहरा इसके तद्भव शब्द हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें आपका विस्मय जो है वह तत्सम शब्द है, और जो कि ये जो सांप और वीणा और साम ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। जैसे सांप का जो
तत्सम होगा उसे सर्प कहते हैं। शाम का जो तत्सम होगा वह संध्या, और वीणा का जो तत्सम होगा वह वीणा होगा। अब आता है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसके अंतर्गत आपका जो मुमुक्ष है वह इसका तत्सम शब्द होगा, और ये सभी जो है वह सभी तद्भव शब्द आते हैं। क्वेश्चन आता है कि सुई का तत्सम शब्द क्या है। सुई का जो तत्सम शब्द आता है वह सूची आता है, तो इसका शब्द क्या है, सूची होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द होगा। तो इसमें आपका जो दिन होगा वह तत्सम शब्द होगा, क्योंकि और जो अन्य है वह सभी तद्भव है। जैसे दिन का जो कान है, कान का जो तत्सम होता है उसे कर्ण कहते हैं। बाहर का जो तत्सम होता है वह बहिर होता है। जमुना का जो तत्सम होता है उसे यमुना कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है आपका 50 नंबर का कि तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म को चिन्हित करना है आपको। तो इसके अंतर्गत जो तद्भव से तत्सम बने शब्द में आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पत्ता जो है वह पत्र का तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आलस शब्द का विशेषण क्या है। तो आपको बताना है आलस शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस का जो विशेषण होगा वह आलस्य होगा, तो ऑप्शन बी आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है। तो चर्चा शब्द से आपका जो विशेषण बना हुआ है वह चर्चित है, तो ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। जैसे ऑप्शन ए पथरीला, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी बर्फीला, ऑप्शन डी नमक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि नमक जो है उसका विशेषण नहीं है, क्योंकि यह संज्ञा है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन ए आता है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी आश्वासन, ऑप्शन डी अपेक्षा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि ऐतिहासिक जो है वह विशेषण है और अन्य सभी विशेषण नहीं है। क्वेश्चन आता है कि सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो सब कुछ समाप्त हो गया में कौन सा विशेषण होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो प्रयुक्त विशेषण है उसके लिए आपका ऑप्शन भी आएगा, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया में ये जो आपका विशेषण है वह परिमाण बोधक विशेषण आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, परिमाण बोधक होगा, कि सब कुछ समाप्त हो गया है, इसका परिणाम दे दिया है, परिमाण दे दिया है, तो इसमें प्रयुक्त विशेषण भी परिमाणवाचक परिमाण बोधक होगा। क्वेश्चन आता है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, या इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो विशेषता बताई जा रही है कि यह एक स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन डी होगा। अब आता है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है। तो इसमें बताना है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है। न्यूनतम जो होती है उसकी एक उत्तमावस्था होती है, क्योंकि विशेषण की 3 मूलावस्था होती हैं, जिसके अंतर्गत पहली आती है मूलावस्था, दूसरी आती है उत्तरावस्था और तीसरी आती है उत्तमावस्था। तो न्यूनतम जो है वह आपकी उत्तमावस्था के अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन के नीचे दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। तो आपको उन्नति शब्द को बताना है कि यह क्या दर्शाता है। तो उन्नति का शब्द का जो विशेष है, जिसका जो विशेषण होगा उन्नत होगा। तो इसमें ये जो आपको बताता है यह आपके विशेष्य को दर्शाता है। तो उन्नति का जो विशेष्य होगा, वह उन्नति शब्द जो है वह विशेष है, और इसका विशेषण जो होगा वह उन्नत आएगा। आता है आप क्वेश्चन कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो प्रस्तुत वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें पीले जो है वह विशेषण को संबोधित करता है, क्योंकि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें पीले विशेषण को संबोधित करता है। क्वेश्चन आता है आपका कि दुबई कितना सुंदर देश है। तो इसमें कौन सा रेखांकित पद है। तो आपने इसको इसमें बताना है कि यह कौन सा बताता है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाची विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाची विशेषण, और ऑप्शन डी विधेयवाचक। तो इसमें आपका जो ये प्रोनाउंसिएट करता है वह विधेय विशेषण को प्रोनाउंसिएट करता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट डे, आपको और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।